कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एक बार फिर आपके सामने आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले तो ग्रेट मॉर्निंग करूँगा। तो आप सभी को आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहे, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैंने ग्रेट मॉर्निंग लिख दिया। मैं दोस्तों आपके सामने हम जो सब्जेक्ट कर रहे हैं उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। दोस्तों ये हम सब्जेक्ट कर रहे हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। ये 70 मार्क्स का है और दोस्तों ये 30 मार्क्स का है। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। कंपनी अकाउंट्स में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया जी, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100 में से मुझे ऐसा लगता है 70 मार्क्स के जो पेपर है उसमें से 5 से 8 नंबर का हर बार थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में से पूछा जा रहा है। तो आपको ये टॉपिक करना है, ध्यान से करना है। बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। मैं इस टॉपिक को 5 में से 4 स्टार्स दूंगा। 5 में से लगभग मैं 5 में से 4 स्टार्स दे दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट है। और ये जो नंबर है इस टॉपिक के फ्री के नंबर हैं, तो फ्री के मार्क्स हैं। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से कर लें और जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनको ध्यान से कर लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें से कुछ आपको मुश्किल आने वाली है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स 5 से 8 नंबर का टॉपिक, 70 मार्क्स में, फ्री के नंबर हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करते समय हमें लगभग 2 लेक्चर्स लग जाएंगे, 2 से 3 लेक्चर्स भी लग सकते हैं। अगर लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे 2-2 घंटे के तो 2 लेक्चर्स में काम हो सकता है, नहीं तो 3 भी लग जाएंगे। उसकी टेंशन आपकी नहीं है, मेरी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार पेज नंबर 213 को खोल लें, पेज नंबर 213 एक बार ओपन करें जिससे कि हम कुछ आगे चल पाए। ये दोस्तों मैंने कंसेप्ट का पेज ओपन किया है। एक बार आप ये वाला पेज ओपन कर लें, पेज 213, पेज 213। ये देखिए चैप्टर 9 है मेरी बुक का, पेज नंबर 213, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कंसेप्ट नंबर 1 to 8। 8 कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। वी विल कवर 8 कंसेप्ट, 8 कवर करेंगे। जैसे पहला कंसेप्ट है मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या होते हैं, अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग नेट लायबिलिटी, एक फॉर्मेट सीखेंगे। फर्म और कंफर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट सीखेंगे, पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट सीखेंगे, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अंडरराइटिंग सीखेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज और पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन
एज पर कंपनीज एक्ट 2013 की एंट्रीज देखेंगे तो लेक्चर्स 2 लगेंगे, 8 कंसेप्ट होंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस 4 दिए हैं, 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और इस बात का दावा है कि अगर आपने 15 ध्यान से कर लिए तो आप आराम से इस टॉपिक से गो थ्रू हो जाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको अच्छी तरह से बताने की। एक बड़ी अच्छी कोटेशन से लिखी है जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, फर्क सिर्फ सोच का होता है, फर्क सिर्फ सोच का होता है, सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, डिफरेंस इज ओनली ऑफ थॉट्स। वरना सीढ़ियां वही होती हैं जो किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं। सीढ़ियां वही है दोस्तों, किसी के लिए ऊपर जा रही है, किसी के लिए नीचे आ रही है, फर्क खाली सोच का होता है। इसका मतलब आप अगर पॉजिटिव थॉट से कोई भी काम करते हैं तो दोस्तों वो चीज पूरी हो जाती है और हम उसी पॉजिटिव थॉट से आगे चलेंगे। तो मैंने आपको अभी पहला कंसेप्ट ये बताया है, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, वो भी हम देखते हैं। फिर मैंने दोस्तों इसमें कुछ स्टार्टिंग के पेजेस भी लिखे हैं जो मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर बड़ी मेहनत से चीजें बनाई हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ये देखिए, प्रोविजंस ऑफ रिलेटेड पार्टी। तो कंपनीज एक्ट 2013 से क्या अंडरराइटिंग कमीशन की बातें हैं, सेक्शन कौन सा है, कहां पर है, ये सभी बातें मैंने आपके लिए गूगल से डाउनलोड की हैं और आपको बताने की कोशिश की है। आज हम वही चैप्टर शुरू करने वाले हैं। फिर मैंने दोस्तों यहाँ पर कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी लिखे हैं जो आपको करने चाहिए, जैसे वो भी हम देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड एप्लीकेशंस एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड में और अनमार्क्ड में डिफरेंस क्या होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। किस किस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज, ऐसी कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं इन रिलेशन टू अंडरराइटिंग। क्वेश्चन नंबर 4। और बेटे इन सब बातों के साथ हम कुछ आज कंसेप्ट लिखेंगे, कुछ थ्योरीज लिखेंगे। तो आइए हम सभी एक बार शुरू कर दें। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कुछ पीपीटीज लेकर आया हुआ हूं और वो मैं दिखाऊंगा। मैं ढूंढ रहा हूं कि कहां चली गई वो। ठीक है जी, आइए दोस्तों मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूं और लेक्चर्स 2 लिखेंगे अंडरराइटिंग के। मैं चाहता हूं एक आध बात आप पहले लिख लें जिससे कि हम इस चैप्टर को पूरा समझें कि ये चैप्टर है क्या और इस चैप्टर का बेसिक लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि पहले आप लिखें। और जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ इमेजेस रखी हैं, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, अलग अलग कंपनीज की बातें की हैं। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ तो कंपनीज एक्ट की बातें करेंगे। तो ये देखिए जी, सेबी की बातें करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज रूल्स की बातें करेंगे और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बातें करेंगे, एमसीए की बातें करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज की बातें करेंगे और अलग अलग कंपनीज की बातें मैंने रखी हैं। और एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया है, मैं इसका भी प्रयोग करूंगा। ऊपर जैसे एआरएन नंबर लिखा है इसको भी देखेंगे। तो आइए जी, पहली बात तो आप कंसेप्ट नंबर 1 एक बार लिख लें, फिर मैं धीरे धीरे इसके ऊपर शुरू करूंगा।
मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग आप लिखें पहले तो। कंसेप्ट नंबर 1 मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग आप लिख रहे हैं इस समय। कंसेप्ट नंबर 1 मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग लिख रहे हैं। As per Companies Act 2013, SEBI requirements, etc., if any company wants to collect funds, अगर किसी कंपनी को फंड्स कलेक्ट करने हैं फ्रॉम पब्लिक by issuing shares or debentures, from public by issuing shares or debentures, then at least 90% of the called up capital should be subscribed by public within prescribed time period। तो ये ए पॉइंट लिखा है, आप एक बार पहले लिखें, फिर मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ये टॉपिक का फायदा क्या है। In case such condition, B point, in case such condition is not fulfilled, अगर ये condition fulfill नहीं हुई, then amount received should be refunded। तो अमाउंट जो रिसीव्ड है उसको हम रिफंड कर देंगे, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ए पॉइंट लिख लें, बी पॉइंट लिख लें, सी पॉइंट, इन ऑर्डर टू फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट्स। ये बेसिक एक आपको नॉलेज देने की बातें कर रहे हैं, पहले एक बार आप लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कंसेप्ट नंबर 1 का सी पॉइंट लिख लें। बेटे डी पॉइंट में फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है, जरूर बनाइएगा। फ्लो चार्ट ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। एक कंपनी होती है, दूसरी तरफ अंडरराइटर्स हैं। कंपनी विल पे अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स, वो भी हम देख लेंगे। कंपनी लेफ्ट हैंड साइड में है, अंडरराइटर्स राइट हैंड साइड में है। कंपनी विल पे अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स। कंपनी विल पे अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स। अभी हम देखते हैं क्या है। आप बस चित्र बना लीजिए ए बी सी डी, एटलीस्ट ये कंसेप्ट तो लिख लीजिए जिससे कि आप कंसेप्ट 1 के बाद जो मैं बोलूं आप समझ पाए। ई पॉइंट, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। बेटे इस बात का दावा है कि आपको आपने यूट्यूब पे कहीं देखें तो इस तरह से कोई प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी आपको। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं। कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। 2 बार गलती से लिखा हुआ पार्शियल, एक बार मत लिखिए। एक बच्चा तो 2 बार लिख रहा है, उसके कान में थप्पड़ मारूंगा, एक ही बार लिखने। कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, और थर्ड है कंफर्म स्लैश फर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स एंड फर्म और कंफर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। लिख लें। कंफर्म और फर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है जी। ये 3 एग्रीमेंट्स होते हैं। कुछ पता नहीं मुझे मालूम है आपको, आप एफ पॉइंट लिख लें, एटलीस्ट कंसेप्ट 1 तो कंप्लीट कर लें। कंप्लीट स्लैश फुल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, एफ पॉइंट, कंप्लीट स्लैश फुल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स इन केस होल पब्लिक इशू इज अंडर रिटर्न। इन केस होल पब्लिक इशू इज अंडर रिटर्न, अगर सारे का सारा
पब्लिक इशू अंडरराइट हो गए, आपने अंडरराइट करा दिया है, आपको नहीं पता अंडरराइट क्या है, कोई दिक्कत नहीं, देन इट इज नेम्ड एज कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। मैं अभी कुछ समझा ही नहीं रहा तो क्या समझ आएगा? ठीक है जी। एफ के बाद जी पॉइंट लिख लें, पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, पार्शियल पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स in case less than 100% of public issues underwritten, in case less than 100% of public issues underwritten, then it is named as partial underwriting agreements, then it is named as partial underwriting agreements. H point, firm/confirm underwriting agreements, FIRM, firm/confirm underwriting agreements. In case the minimum number of shares, underline कर दीजिए minimum number of shares, in case the minimum number of shares will be issued to the underwriters, अगर कुछ minimum number of shares underwriters को issue कर दिए जाएं, whether it is under subscription or over subscription, then it is named as confirm underwriting agreement. बस बेटे लिखने का काम पूरा है, अब कुछ भी लिखना नहीं है अभी, एटलीस्ट पहले समझना है, जहां तक समझ आएगा फिर कंसेप्ट 2 और 3 करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। अभी खाली पहले आराम से सुन ले, समझ ले मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है बेटे? चलिए, ये मैंने मिनिमाइज कर दिया और मैंने अपना बोर्ड आपके सामने खोल दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम सब अपनी लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो एक ऐसी कंपनी होती है और एक रामलाल है, मान लेते हैं रामलाल ये है। रामलाल को मालूम है कि उसको एक दिन मरना है, मर जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला था कि हम सब नश्वर हैं। और ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, LIC है। तो रामलाल क्या करता है, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए कि मेरे मरने के बाद मेरे जो घर वाले हैं उनको पैसे तो मिले, या मेरी एक एज अगर हो जाए तो उसके बाद पैसे मुझे तो मिले। तो रामलाल क्या करता है, अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है, ही टेक्स इंश्योरेंस पॉलिसी। रामलाल अपनी एक पॉलिसी ले लेता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से और उसके लिए वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है। वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा रामलाल LIC को, और अगर कोई घटना घट जाए या कोई दुर्घटना हो जाए और रामलाल की मृत्यु हो जाए तो LIC उसको क्या पे करेगी, क्लेम पे करेगी। इसका मतलब रामलाल LIC लेकर अपने आप को सेव कर रहा है। उसको पता है कि अभी शायद मरना नहीं भी है, लेकिन फिर भी सेफ्टी कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह से मैं आज आपके सामने कंसेप्ट जो रखने वाला हूं उसका नाम है अंडरराइटिंग। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक होती है कंपनी, कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, company has some features. Company is a artificial judicial person. कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी। ये सभी फीचर्स आपको मालूम है। कंपनी कैन collect the money by public issue। पब्लिक इशू से कोई भी कंपनी अपना रेवेन्यू, शेयर्स, फंड्स, शेयर्स, डिवेंचर्स इशू कर सकती है। एंड कैन कोलेक्ट द फंड्स, एंड कैन कोलेक्ट द फंड्स। बट कंपनी फंड्स इकट्ठा करने से पहले, कंपनी फंड्स को इकट्ठा करने से पहले एक बात जरूर
ध्यान में रखती होगी कि एज पर कंपनीज एक्ट, कोई भी कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, धाराएं हैं, दोज आर टू बी फॉलोड, बिकॉज आप पब्लिक का पैसा ले रहे हो। आपको मालूम है कि हमारे देश में सत्यम कंप्यूटर्स, हमारे देश में किंगफिशर एयरलाइन, हमारे देश में सहारा इंडिया, हमारे देश में कुबेर फाइनेंस, ऐसे हजारों कंपनीज हैं जिन्होंने लोगों से पैसे लेकर भाग गए। आज उनका नामो निशान नहीं है, वो इंडिया ही छोड़ के भाग गए। तो जो हमारे देश की लॉज हैं वो थोड़े से अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं। लॉज कौन से? जैसे कंपनीज एक्ट 2013, जैसे सेबी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन सभी ने पब्लिक से पैसा लेने से पहले कुछ शर्तों को बना दिया है, कुछ नियम बन गए हैं। आपको वो शर्तें माननी पड़ेंगी, वो नियम मानने पड़ेंगे, वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं, आज का चैप्टर की नींव वही है कि अगर एक कंपनी पब्लिक इशू के लिए आती है, मैं आपसे कहता हूं जी, आप बताइए एक कंपनी जब बनती है तो उसको फंड्स की जरूरत तो होती है, और फंड्स कहां से आते हैं? दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स का नाम है सोर्सेस ऑफ फंड। देयर आर टू सोर्सेस। एक सोर्स का नाम है ओनर्स फंड और दूसरे का नाम है बोरोवर्स फंड। आप या तो पैसे बोरो कर सकते हैं और या आपके अपने पैसे हो सकते हैं। ओनर्स फंड का मतलब है आप या तो इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, या ग्लोबल डिपॉजिट रिसिट्स इशू कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। बोरोवर्स फंड का मतलब है आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, आप पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें कर सकते हैं और आप लोगों से पैसे ले सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं, सोर्सेस ऑफ फंड, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड, ओनर्स फंड प्लस बोरोवर्स फंड। इन दोनों को जमा कर दें तो यहां पर जो चीज आती है इसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम कहते हैं टोटल फंड्स। अब आपको इक्विटी शेयर से पैसे लेने हो या डिबेंचर से लेने हो, you have to, a company has to fulfill some rules and regulations as well as some provisions specified in Companies Act 2013 and सेबी गाइडलाइंस। सेबी की गाइडलाइंस और कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ बातें क्लियरिटी में दी गई हैं, वो बातों को फॉलो करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, तभी आप लाइफ में आप पब्लिक इशू लेकर आ सकते हैं। तो वो बातें हैं क्या? उसमें एक ऐसा पॉइंट है, इफ एनी कंपनी वांट्स टू कम विद अ पब्लिक इशू, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक इशू के लिए आना चाहती है, जैसे मैं एक कंपनी बना रहा हूं, कंपनी मैंने एक झोपड़ी के रूप में बना दी, ये कंपनी है। अगर ये कंपनी पब्लिक इशू, पब्लिक से, ये पब्लिक है, सब जानती है, आम आदमी, मैंगो पीपल, ये मैंगो पीपल है जी, दीज आर मैंगो पीपल, ये आम आदमी है, मैंगो पीपल से पैसा लेना चाहती है, पैसा लेना चाहती है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स का हो या वो डिबेंचर्स का हो। तो इस कंपनी ने जितने का भी इशू निकाला, मान लेते हैं 10 लाख रुपए लेना चाहती है, तो ये कंपनी को ये 10 लाख रुपीस का 90% कुछ दिनों में, कुछ डेज में, कुछ दिनों में मिल जाना चाहिए। मान लेते हैं 3 महीने के अंदर अंदर 90% अमाउंट मिल जाना चाहिए जब से उसने पब्लिक इशू स्टार्ट किया। मतलब 9 लाख रुपीस should be received by this company from the आम आदमी, that is mango people, आम आदमी। अब यही बात मैंने आपसे करनी है, आम आदमी से उसको 9 लाख रुपए मिल जाने चाहिए।
अगर उसको नहीं मिले ये 9 लाख रुपए, तो इस कंपनी को सारे के सारे पैसे क्या करने पड़ेंगे, रिफंड कर देने पड़ेंगे। हद कर दी। अगर इस कंपनी को 90% ऑफ इश्यूड अमाउंट नहीं मिला तो इस कंपनी को अपने पूरे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। अब बताइए, आई हुई लक्ष्मी किसी को अच्छी लगती है क्या? तो ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी क्या करेगी, अपनी इंश्योरेंस कराएगी। पहले क्या इंश्योरेंस, कुछ लोगों से बात करेगी और उन लोगों से एग्रीमेंट करेगी कि अगर मुझको 90 डेज में ये पैसे नहीं मिले, 90% नहीं मिला, तो जितने पैसे कम पड़े जो मुझे पब्लिक ने नहीं दिए तुम दे देना, तुम दे देना, क्योंकि मुझे 90% की प्रोविजन को फुलफिल करना है। क्योंकि अगर पैसे मिले बिना मैंने शेयर्स अलॉट कर दिया तो उसका नाम हो जाएगा इररेगुलर अलॉटमेंट। क्या नाम हो जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट। तो ये कंपनी कह रही है कि मुझे रेगुलर अलॉटमेंट करनी है, मैं अपनी अलॉटमेंट को इररेगुलर नहीं करना चाहती। तो ये कंपनी पब्लिक इश्यू से आने से पहले कुछ एग्रीमेंट कर लेगी। किस किस के बीच में एग्रीमेंट कर लेगी, तो मैंने कहा जी, एक होती है कंपनी जो पब्लिक इशू के लिए आना चाह रही है, और दूसरे होते हैं अंडरराइटर्स जिनसे वो एग्रीमेंट कराएगी। एक होती है कंपनी और दूसरे होते हैं अंडरराइटर्स। एक होती है कंपनी और दूसरे होते हैं अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटर्स क्या करते हैं, गारंटी देते हैं, एश्योरेंस देते हैं, इंश्योरेंस कर देते हैं। किस बात की, क्या इंश्योरेंस देते हैं, दैट, किस बात की इंश्योरेंस देते हैं, दैट वी विल परचेज, वी विल परचेज द सिक्योरिटीज, हम सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे इन केस ऑफ, इन केस ऑफ अंडर 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 सब्सक्रिप्शन। वो कहता है जी हम शेयर्स को खरीद लेंगे अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। आपने 11th क्लास या 12th में सीखा होगा कि सब्सक्रिप्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक तो होती है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक होती है ओवर सब्सक्रिप्शन। वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड सेकंड इज ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब आप 10 लाख रुपए मंगा रहे हैं पब्लिक से, पब्लिक पब्लिक सब जानती है, पब्लिक आपको 8 लाख रुपए देती है, 10 लाख की जगह 8 लाख मिले या 10 लाख की जगह 12 लाख रुपए मिले, तो मैं कहता हूं 8 लाख रुपए को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और 12 लाख को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों दो तरह की सब्सक्रिप्शन होती है, एक होती है अंडर सब्सक्रिप्शन और दूसरी होती है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अंडर राइटर्स का रोल अंडर सब्सक्रिप्शन में आएगा। एक बच्चा सिर खुजलाने लगा, उसने कहा अंडर में क्यों आएगा, दूसरे ने उसको कान पर थप्पड़ मार के बोला बेटे अंडर में पैसे कम होंगे तभी तो कंपनी को जरूरत होगी वो फुलफिल करने की, अगर पहले से ही पैसे ज्यादा आ गए होंगे तो फिर तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, तो फिर पैसे ज्यादा रखने की जरूरत, अंडरराइटर से लेने की जरूरत थोड़ी ना होगी। अब समझ आया उसको, क्योंकि उसके कान पे थप्पड़ पड़ा था। मैंने कहा दो तरह की सब्सक्रिप्शन हो सकती है, एक अंडर और दूसरी ओवर। अंडर सब्सक्रिप्शन में अंडर राइटर्स को शेयर्स लेने की लायबिलिटी बनेगी, बट अगर वो ओवर सब्सक्रिप्शन है तो अंडर राइटर्स को शेयर्स लेने की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। इस बात को समझ लीजिएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड सेकंड इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में ही अंडर राइटर्स की लायबिलिटी बनती है। अब अंडरराइटर्स ऐसा क्यों करेंगे, कंपनी ये कहेगी कि तुम मुझे इंश्योरेंस दे रही हो ना, तुम मुझे गारंटी दे रही हो ना, तुम मुझे गारंटी दे रही हो, तो चलो तुम्हारे और हमारे बीच में क्या हो गया, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट हो गया। इन दोनों के बीच में अंडर राइटिंग एग्रीमेंट हो जाता है। किस किस के बीच में, कंपनी के बीच में और अंडरराइटर्स के बीच में देयर इज ए अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। और इस केस में
इस केस में कंपनी विल पे सम कंसीडरेशन, कंपनी कुछ कंसीडरेशन देगी, किसको? अंडरराइटर्स को। इसका नाम है अंडर राइटिंग कमीशन। इस कंसीडरेशन को हम कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। बात को समझ रहे हैं? इस कमीशन को, जो कंसीडरेशन कंपनी दे रही है, किसको? किसको? अंडरराइटर्स को। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब दो व्यक्तियों के बीच में एक ऑफरर होगा, दूसरा एक्सेप्टर होगा और उनके बीच में कंसीडरेशन होगी। तो कंसीडरेशन का ही तो नाम है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन। तो दोस्तों, मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूं अपने होश में। मेरा नाम है भूपेश आनंद। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं और मैं आपके सामने यही बात कह रहा हूं कि सीएस एग्जीक्यूटिव का कंपनी अकाउंट्स में 80+ के लिए ये बात बड़ी प्रीशियस रहेगी कि एक कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट क्यों करती है। भले पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा कंफर्ट लेवल आएगा। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होती है, अंडरराइटर्स कौन होते हैं, एग्रीमेंट क्यों होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स 3 तरह के हो सकते हैं। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन कंपनी एंड अंडरराइटर्स। पहला, जो आपने ऑलरेडी लिखा है, कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। दूसरा, जो आपने लिखा है, पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। और तीसरा, जो आपने लिखा है, फर्म, जिसको हम कहते हैं कंफर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। तो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। 3 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, कंप्लीट,